राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, कहा भारत के विकास की बुनियादी इकाई है गांव। वाराणसी में शुरू हुई G20 की कृषि वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1841 पहुंची। और हेट स्पीच देने के मामले में भाजपा नेताओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई हैं और इसीलिए उन्हें प्राथमिकता के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गांव में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में 21 अप्रैल तक राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह मना रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। वाराणसी में शुरू हुई G20 की कृषि वैज्ञानिकों की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। इन बैठकों के जरिए भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 80 विदेशी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के साथ ही भारत में G20 की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। इन 100 बैठकों के आयोजन के माध्यम से भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, विविधता, पर्यटन क्षमता, विकास और दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ये 100 बैठकें देश के अलग अलग 41 शहरों में आयोजित हुई, जिनमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। इन 100 G20 से संबंधित बैठकों में 111 देशों के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन 100 बैठकों के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए 150 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7,000 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष होने के कारण भारत ने विदेशी मेहमानों को मिलेट्स के व्यंजन भी परोसे।
भारत की अध्यक्षता के दौरान ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नया कार्य समूह, एक नया एंगेजमेंट ग्रुप, स्टार्टअप 20 और मुख्य विज्ञान सलाहकारों का गोलमेज सम्मेलन जैसी नई पहल शुरू की गयी। इस G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत दक्षिण और विकासशील देशों की आवाज को भी बुलंद कर रहा है। जनवरी 2023 में द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। G20 में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी स्कूल कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, जिससे पहले भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान लगभग 60 शहरों में 200 से अधिक G20 की बैठकें आयोजित कर रहा है। बता दें कि 16 नवंबर 2022 को G20 के बाली समिट के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी, जिसके बाद भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली, जो कि 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इन सब के बीच कोरोना के आंकड़े भी दिन दिन बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 9,100 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस दौरान लगभग 6,313 रोगी कोविड से मुक्त भी हुए हैं। देश में इस समय 60,313 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 135 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 हो गई है। कोमॉर्बिडिटी यानी कि किसी अन्य बीमारी से पीड़ित एक मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 215 एक्टिव मरीज मिले हैं, तो वहीं दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा में भी 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के पिछले 5 दिनों के जिलेवार आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अभी सतर्क रहने और संक्रमण से बचने के लिए नियमों का पूरी तरह से कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की है। छत्तीसगढ़ का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने और हेट स्पीच देने के मामले में भाजपा नेताओं ने सिविल लाइंस थाने में नंद कुमार बघेल, कवासी लखमा, आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, शकुंतला साहू, जयवर्धन बिस्सा और मंत्री अमरजीत भगत की शिकायतें की है। शिकायत करने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने पहुंचे। जांजगीर चांपा के बम्हनीडीह में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर नालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि गरीब, निशक्त और असहाय व्यक्तियों जिसकी आय 1,50,000 से कम है, उनको विधिक सहायता से निःशुल्क अधिवक्ता दिए जाते हैं। इसके साथ ही कानून से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां भी उन्हें दी गई। शिविर में AR रीगरी, अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के सचिव गीतेश कुमार कौशिक के साथ प्राधिकरण के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। आदिवासी समाज से धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में बाहर करने की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज और जनजातीय सुरक्षा मंच ने रविवार को राजधानी में डीलिस्टिंग महारैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस महारैली में 36 जनजातियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संविधान में आर्टिकल 341 का प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में ये प्रावधान दिया गया कि अनुसूचित जाति का समाज अगर हिंदू धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म में चले जाएगा, वो जो सरकारी सुविधाएं हैं ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है और अन्य सरकारी सुविधाएं उनको मिलना समाप्त हो जाता है। आदिवासी समाज डीलिस्टिंग के माध्यम से ठीक इसी प्रकार सरकार से अनुरोध करता है कि आर्टिकल 342 जो आदिवासियों को प्रभावित करता है उसको अमेंड करे। मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के रहते हुए आज जिस प्रकार से कोई धर्म के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कुछ वर्ग और कुछ समाज के लोग उनका मनोबल को बढ़ाने के सरकार काम कर रही है। और ये सरकार के रहते हुए निश्चित ही धर्मांतरण करने वाले लोगों का तादाद काफी बढ़ा है और इसलिए सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विरोध प्रदर्शन समय समय पर होता आ रहा है, जिसके जरिए वे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष ला रहे हैं। बीते एक हफ्ते से मनेन्द्रगढ़ और कोरिया वन मंडल में एक दंतैल हाथी दल का आतंक बना हुआ है। इस दल ने अब तक
2 दर्जन मकानों को नुकसान पहुंचाया और आसपास के खेतों में लगी फसलों को चौपट कर दिया है। हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, फिर भी वन विभाग की टीम लगातार सतत निगरानी कर लोगों को समझाइश दे रही है कि वे हाथियों के दल से छेड़छाड़ न करें। जिस क्षेत्र में हाथियों के दल का आवागमन बना हुआ है उस क्षेत्र में वे जाने से बचें। हाथियों का ये दल हर दिन नई जगह पर पहुंच रहा है। कोरिया वन मंडल के खड़गवां गांव में हाथी अभी कुछ दिन पहले आया था। 2 हाथी आए थे, तो वो अभी चले गए हैं यहाँ से। अभी हमारे पास हाथी नहीं है। और अभी मननगढ़ वन मंडल से सूचना आ रही है कि उधर से एक दल मूव करता हुआ इधर आ रहा है। तो वो हम तैयार, हमारे स्टाफ तैयार है। अगर रात में आता है तो पूरे आसपास के गाँव में हमने अलर्ट कर दिया है। नेवरी मेंदा ये आसपास के गाँव में अलर्ट कर दिए हैं। और शाम जैसे 4 बजे होगा हमारे स्टाफ वहाँ तैनात हो जाए। आपको बता दें कि कई वर्षों से इस क्षेत्र में हाथी दल का आना जाना लगा हुआ है और अब तक दर्जनों से अधिक जनहानि के साथ ही सैकड़ों घर टूट चुके हैं। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसलिए क्षेत्र में हाथी आगमन से अब सतर्कता बरती जा रही है। केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कोरबा में ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला प्रशासन की मदद से कोरबा के अधिकांश गांवों में जल संरक्षण और जल संवर्धन के तहत तालाबों, कुओं और सड़कों के निर्माण का कार्य रोजगार गारंटी योजना के तहत करवाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस संबंध में बताया कि बीते साल कोरबा को 40,69,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य दिया गया था। इस लक्ष्य को 114% करते हुए 46,59,000 लोगों को रोजगार दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले के 95,000 से अधिक परिवारों को सीधे रोजगार से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। 5 जनपद में सभी ग्राम पंचायतों में और उनके अधीन जो आश्रित ग्राम है उसमें लगातार वर्ष भर काम देना, सुनिश्चित करवाना, उनको समयबद्ध मजदूरी भुगतान हो, सामग्री का भुगतान हो, इसको सुनिश्चित करवाना एक सर्वोच्च प्राथमिकता में से जिला प्रशासन की है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला था वो 40 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य था। उसको हम लोगों ने नियत समय से पूर्व ही हम लोगों ने उसको पूर्ण किया। न केवल पूर्ण किया बल्कि जो हमको लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य से ज़्यादा जाते हुए 46 लाख से ज़्यादा मानव दिवस सृजन किया है और लक्ष्य से 114% की उपलब्धि हुई है। 100 लक्ष्य के सापेक्ष 114% मानव दिवस सृजन की उपलब्धि हुई है, जो कोरोना काल के बाद जो ऐसी स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका प्रदान करने की, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि। ग्रामीण भी इन योजनाओं से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पहले रोजगार की तलाश में उन्हें गांव और शहरों से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन रोजगार गारंटी योजना के तहत अब उन्हीं के गांव में रोजगार मिलने से उन्हें काफ़ी सहूलियतें हो रही हैं। तो वहीं घर से बाहर रहने की चिंता भी अब खत्म हो गई है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव में चल रहे कार्यों से जहां ग्रामीणों को उन्हीं के गांव में रोजगार मिल रहा है, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा किए जा रहे कार्यों से गांव का सतत विकास भी हो रहा है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कहा, भारत के विकास की बुनियादी इकाई है देश के गांव। वाराणसी में शुरू हुई G20 की कृषि वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1,841 पहुंची। और हेट स्पीच देने के मामले में भाजपा नेताओं ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।